नमस्कार। मैं प्रहलाद कुमार मीणा, एसोसिएट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, BSR गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज अलवर। इस ई क्लास में आप सभी का स्वागत है। यह वीडियो BA पार्ट थर्ड, BA ऑनर्स पार्ट थर्ड, पेपर 9th के लिए है। इससे पहले के वीडियो में हमने अरस्तु के राज्य संबंधी विचारों की चर्चा की थी। राज्य के स्वरूप और विशेषताओं के बारे में चर्चा की थी। अरस्तु ने, क्योंकि राजनीति विज्ञान के जनक हैं, अरस्तु ने राज्य की जो विशेषताएं, स्वरूप बताया है, उनके बिंदुओं की हम एक बार चर्चा पुनः कर लेते हैं। वो राज्य को एक स्वाभाविक समुदाय मानते हैं, राज्य को व्यक्ति से पूर्व का संगठन मानते हैं, राज्य को सर्वोच्च समुदाय मानते हैं, राज्य को एक आत्मनिर्भर संगठन मानते हैं, राज्य का स्वरूप जैविक मानते हैं, नगर राज्य सर्वाधिक श्रेष्ठ राजनीतिक संगठन मानते हैं, और राज्य की विविधता में एकता है। राज्य एक क्रमिक विकास का प्रतीक है, राज्य का आध्यात्मिक संगठन है, और संविधान से राज्य की पहचान होती है। ये और राज्य व शासन में भेद होता है। ये इस प्रकार 11 विशेषताओं के बारे में या उसके स्वरूप के बारे में हमने पिछले वीडियो में अरस्तु के राज्य संबंधी विचारों का अध्ययन किया। इस ई क्लास में आज हम अरस्तु के अनुसार राज्य के उद्देश्य क्या हैं और कार्य क्या हैं, इस संदर्भ में हम चर्चा करेंगे। अरस्तु के अनुसार राज्य के उद्देश्य व कार्य क्या हैं, इस बारे में हम इस वीडियो में चर्चा कर रहे हैं। राज्य की सत्ता उत्तम जीवन के लिए है, न कि केवल जीवन व्यतीत करने के लिए। यदि राज्य की सत्ता केवल जीवन व्यतीत करने के लिए होती तो दासों या गुलामों और पशुओं के भी राज्य बन जाते, पर संसार में ऐसा राज्य संभव नहीं हुआ या ये असंभव है। इस प्रकार राज्य के उद्देश्य व कार्यों के प्रति अरस्तु ने अपना टाइटल तैयार किया है। उपर्युक्त कथन से स्पष्ट है कि राज्य के कार्यों और उद्देश्यों के प्रति अरस्तु का दृष्टिकोण रचनात्मक व सकारात्मक है। उसका यह दृष्टिकोण जॉन लॉक और स्पेंसर जैसे व्यक्तिवादियों के नकारात्मक और विध्वंसात्मक दृष्टिकोण से अलग है। अरस्तु के अनुसार राज्य एक सकारात्मक अच्छाई है। अतः इसका उद्देश्य केवल बुरे कार्यों अथवा अपराधों को रोकना ही नहीं, वरन मानव को नैतिकता और सद्गुणों के मार्ग पर आगे बढ़ाना है। इस प्रकार राज्य का उद्देश्य व्यक्ति के जीवन को श्रेष्ठ बनाना और व्यवहार में उसके द्वारा वे सभी कार्य किए जाने चाहिए जो इस लक्ष्य की पूर्ति में सहायक हों। इस प्रकार अरस्तु राज्य के कार्यों को निम्न प्रकार से बताता है। जिस प्रकार आधुनिक समय में हम राज्य के कार्यों की बात करते हैं, सुरक्षा संबंधी कार्य, विदेशी संबंधों के संचालन संबंधी कार्य, लोक कल्याणकारी कार्य, और जन्म से लेकर मृत्यु तक राज्य के कार्यों का हस्तक्षेप मनुष्य के जीवन में हो गया है। उसी अनुरूप या उसी प्रकार अरस्तु ने भी राज्य के कार्यों का विस्तृत विवरण अपने ग्रंथ पॉलिटिक्स में बताया है। पहला जो कार्य अरस्तु ने बताया है, भलाई को प्रोत्साहन देना बताया है। राज्य का प्रमुख कार्य है कि वह अपने नागरिकों की भलाई के लिए प्रयत्नशील रहे। ऐसा करके ही वह नागरिकों को ईमानदार और न्याय के लिए प्रेरित कर सकता है या करता है। अपनी रचना पॉलिटिक्स में वह नागरिकों में राज्य
बताता है, नागरिकों में राज्य बताता है। जैसे नागरिक होंगे वैसा ही राज्य होगा, ऐसा प्लेटो का मानना था। और इसी रूप में वो कहते हैं कि भलाई को प्रोत्साहन मिलेगा, समाज में अगर भलाई को प्रोत्साहन मिलेगा तो राज्य अपने आप उन्नति करता चला जाएगा और वो श्रेष्ठ राज्य या श्रेष्ठ नागरिकों की श्रेष्ठ नागरिकों के गुण समाज में उत्पन्न कर पाएगा। दूसरा जो कार्य अरस्तु ने उद्देश्य के रूप में या कार्य के रूप में बताया है वो है श्रेष्ठ गुणों का विकास। अरस्तु की मान्यता है कि राज्य की सत्ता उत्तम जीवन के लिए और राज्य उत्तम जीवन के लिए है और राज्य परिवारों एवं ग्रामों का पूर्ण व आत्मनिर्भर संगठन है, जिसके द्वारा व्यक्ति सुखी और सम्मानपूर्ण जीवन व्यतीत करते हैं। जिस प्रकार परिवार अपने परिवारजनों में अच्छे गुणों की या उसके अच्छे संस्कारों की बात करता है, फिर कुटुंब अच्छे गुणों और संस्कारों को सिखाता है, फिर गाँव में जिस प्रकार से अच्छे गुण और संस्कार आने की बात कहता है, उसी प्रकार कहता है कि राज्य परिवारों, ग्रामों और कुटुंबों का से ऊपर का संगठन है और वो एक आत्मनिर्भर संगठन है, जिससे व्यक्ति सुखी और सम्मानपूर्ण जीवन व्यतीत करता है। तो दूसरे उद्देश्य और कार्य के रूप में बताता है कि राज्य का यह कार्य है यह उद्देश्य है कि वो श्रेष्ठ गुणों का नागरिकों में विकास करे। तीसरा जो कार्य या उद्देश्य बताया, स्वाध्यायपूर्ण शिक्षा प्रणाली की व्यवस्था राज्य को करनी चाहिए। राज्य का उद्देश्य यह होना चाहिए कि वह अपने नागरिकों की ऐसी शिक्षा की व्यवस्था व उसके लिए पर्याप्त अवकाश का प्रावधान करे जिससे व्यक्ति ध्यान, स्वाध्याय व अध्ययन कर सके। उन पर स्वाध्यायपूर्ण शिक्षा प्रणाली की व्यवस्था की बात इस प्रकार हो कि वो उसके लिए पूर्ण समय या पूर्ण अवकाश प्राप्त कर सके, जिसके माध्यम से वो अपने स्वाध्यायपूर्ण शिक्षा व्यवस्था में ध्यान, स्वाध्याय और उसका अपने जीवन में अध्ययन कर सके, उसको अपने जीवन में उतार सके। चौथा जो उद्देश्य राज्य का अरस्तु ने बताया, वो बताया कि नैतिक व मानसिक शक्तियों का विकास राज्य का उद्देश्य होता है। अरस्तु की मान्यता है कि राज्य का सदस्य होकर ही मनुष्य पशु से ऊपर उठकर अपना जीवन व्यतीत कर सकता है और मनुष्य बन सकता है। अतः राज्य का उद्देश्य मनुष्य को उच्चतर नैतिक और मानसिक आवश्यकताओं की पूर्ति करना है। नैतिक व मानसिक शक्तियों का विकास कब होगा? तब राज्य द्वारा उसके लिए संपूर्ण व्यवस्था राज्य के द्वारा कर दी जाएगी, तो वो नैतिक और मानसिक आवश्यकताओं की पूर्ति कर पाएगा। पांचवा उद्देश्य या जो कार्य बताया है वो है जन कल्याणकारी कार्य। अरस्तु राज्य को नागरिकों के समूह के कल्याण का साधन मानता है। इसके लिए वह राज्य के अंतर्गत व्यक्ति स्वतंत्रता सुविधा देने का समर्थन करता है। मनुष्य में निहित भिन्न भिन्न योजनाओं, आवश्यकताओं को उचित अवसर उपलब्ध कार्यों को विकसित करने के लिए राज्य को प्रेरित करने या राज्य का उद्देश्य बताता है। संक्षिप्त में राज्य के कार्य क्षेत्र के बारे में अरस्तु के विचारों से यह स्पष्ट है कि वह राज्य के अत्यंत व्यापक कार्य क्षेत्र का समर्थन करता है। जहाँ टी.एच. ग्रीन, जॉन लॉक जैसे आधुनिक विचारक राज्य के लिए सीमित कार्य क्षेत्र की चर्चा करते हैं, वहाँ अरस्तु ने यह घोषणा की है कि राज्य अच्छे जीवन की स्थापना के लिए यथासंभव प्रयत्नशील रहे।
इसी कड़ी में हम आगे चर्चा करते हैं वो राज्यों का या संविधानों का या शासन का जो वर्गीकरण करता है, उस संदर्भ में भी हम इस वीडियो में चर्चा कर रहे हैं। और टाइटल है संविधानों का वर्गीकरण। संविधान क्या है, संविधान के आधार पर राज्यों का कैसे निर्माण होता है, इस बारे में अरस्तू के विचार जो हैं उनके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। शासन रूढ़ नागरिकों का जन समूह ही संविधान है। संविधान की संक्षिप्त जो अर्थ बताया अरस्तू ने, वो बताया कि शासन रूढ़ नागरिकों का जन समूह ही संविधान है। संविधान का अर्थ है जीवन का ढंग या सामाजिक सदाचार की रीति एवं राजनीतिक पदों को प्राप्त करने की विधि है। अरस्तू ने संविधान के लिए यूनानी शब्द पोलिटिया बताया है। उसका अंग्रेजी रूपांतर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से है। अरस्तू द्वारा संविधानों का वर्गीकरण राजनीतिक विज्ञान को कोई मौलिक देन नहीं है। उसने प्लेटो द्वारा स्टेटमेंट में किए गए राज्यों के वर्गीकरण को ही अपनाया है। ये संविधानों का वर्गीकरण अरस्तू का कोई मौलिक विचार राजनीतिक विज्ञान को देन नहीं है या उनका मौलिक विचार नहीं है। पॉलिटिक्स की तीसरे भाग में संविधानों का वर्गीकरण किया गया है तथा पुस्तक के 4 से 6 भाग में विभिन्न संविधानों का विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया है। अरस्तू की संविधान विषयक विवेचना 158 अलग अलग संविधानों के अध्ययन पर आधारित है। संविधान की परिभाषा अरस्तू के ने जो बताई है वो उसके बारे में अरस्तू ने कहा है। अरस्तू ने संविधान की व्याख्या 2 रूपों में की है। सर्वप्रथम वो कहता है कि राज्य में विभिन्न मनुष्यों की जीवन निर्वाह के विशेष नियमों का नाम ही संविधान है। इस प्रकार संविधान एक जीवन पद्धति है, जीवन निर्वाह का एक विशेष मार्ग है। पॉलिटिक्स की 4th पुस्तक में वह संविधान की परिभाषा करते हुए लिखता है, यह राज्य के विभिन्न पदों का संगठन है जिसमें उनकी वितरण विधि को सुनिश्चित किया जाता है, सार्वभौम सत्ता का निर्धारण किया जाता है एवं समुदाय तथा उसके समस्त सदस्यों के द्वारा अंगीकार लक्ष्य की प्रकृति का निर्णय किया जाता है। संविधान केवल जीवन निर्वाह की पद्धति ही नहीं वरन राज्य के प्रशासन की व्यवस्था का भी नाम है। संविधान द्वारा शासन के विभिन्न अंगों का वर्णन किया जाता है, उन अंगों का स्वरूप निर्धारण किया जाता है तथा उनका परस्पर संबंध सुनिश्चित किया जाता है। इस प्रकार इस वीडियो में हम संविधानों के वर्गीकरण का अध्ययन के रूप में संक्षिप्त जानकारी ली और संविधान की परिभाषा के बारे में जो अरस्तू ने बताया उस संदर्भ में हमने इस वीडियो के माध्यम से चर्चा की। संविधानों का वर्गीकरण जो अरस्तु ने बताया है उसके बारे में चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। घर में रहें, सुरक्षित रहें।